नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप सीरीज़ में। आज मैंने एक नई चीज़ खोजी काम करते करते। अगर मेरे पास 5-6 काम हैं या 10 काम हैं और मैं सारे करना चाहता हूँ, तो मैं कई दिनों से कोशिश तो कर रहा था लेकिन एक भी नहीं कर पा रहा था। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही काम को दिन भर करूँगा और मैं नहीं कर पा रहा था। गुस्सा भी आ रहा था, बल्कि इतना गुस्सा आया मुझे, मैं गया कॉफ़ी पीने। फिर मुझे गुस्सा आया कि मुझे हेल्प चाहिए, तो मैंने गरिमा को फ़ोन करके बुलाया, तुम आओ मेरे साथ, बैठो यहाँ। बट फिर फाइनली शाम तक उस काम में, वो पत्थर की तरह काम था और मैं उसको हथौड़ा मार रहा हूँ, टूट नहीं रहा है। शाम तक क्रैक आ गया। अभी तक पूरा कटा नहीं है बट क्रैक आ गया, समझ रहे हैं। तो मुझे नया चीज़ समझ में आया है कि 10 काम मत करो, दिन में एक ही काम लो, इम्पॉर्टेंट काम, क्योंकि बीच में दसियों अर्जेंट काम आएंगे, ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आएंगे, आपको कहीं जाना होगा, कहीं हो सकता है कोई ऑफिशियल का काम हो, कोई सीएम ऑफिस से, या कहीं कोई और इम्पोर्टेंट काम आ जाए, अर्जेंट काम आ जाए। तो इसलिए आप दिन में एक काम लो। इसलिए भी क्योंकि हमको ये काम आते नहीं है, ये सब सिस्टम 2 के काम है। और जैसे थोड़ा सा आप फंसेंगे, जैसे मुझे आज फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, तो मैंने जब ड्रॉअर खोला तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स गायब थे। जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं था। तो दिन में एक काम लीजिए बस। पर ये आपको समझ कैसे आएगा कि जो आपने काम लिया है कि वो सच में अर्जेंट है और सच में इम्पोर्टेंट है? अर्जेंट काम को मुझे अभी करना होगा। फ़ोन बज रहा है तो मुझे अभी उठाना पड़ेगा, वो अर्जेंट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट काम वो है जो आप ना भी करें और बोल दे कल कर लेंगे, यार है इम्पॉर्टेंट, कल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और फिर कल नहीं करेंगे आप उसको, और वो आपका काम आपका पीछा भी नहीं छोड़ रहा है। फिर ऐसे करते करते वो अर्जेंट बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा वो अर्जेंट हो जाएगा, और फिर आप कुछ भी लास्ट मोमेंट पे कुछ भी बना के डाल देंगे, फिर गड़बड़ होगा और फिर वो और अर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोग का चैप्टर है आज का, लर्निंग टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू लर्न। क्या खूबसूरत चैप्टर है। लर्निंग टू एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट करना सीखें, एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू लर्न, सीखने का एक्सपेरिमेंट करें। भाई वाह। एरिक रीस, the founder of long-term stock exchange and author of the iconic book The Lean Startup. एरिक रीस फाउंडर हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक एक्सचेंज के, और उन्होंने बहुत ही क्लासिक बुक, आइकॉनिक बुक, बहुत फेमस बुक लिखी है द लीन स्टार्टअप। बट एट 25 एरिक वॉज को फाउंडर ऑफ एन अननोन अनप्रोवन स्टार्टअप IMVU विच बिल्ड 3D अवतार्स फॉर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। भाई साहब, तुम्हारे पैर छूता हूँ मैं। 25 साल की उम्र के हैं और ये को फाउंडर हैं, कंपनी बनाई है, अननोन कंपनी, अनप्रोवन स्टार्टअप, मतलब पता नहीं है कि ये बड़ी होगी कि नहीं होगी, कंपनी भी अननोन है, और उसके ये को फाउंडर बन गए, मतलब उसके बिजनेस ओनर बन गए। उस कंपनी का नाम था IMVU, और वो क्या बनाती थी? 3D अवतार फॉर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। जैसे आपका वो है कंपनी, इंस्टाग्राम टाइप के हैं, स्नैपचैट हैं, इनके लिए 3D अवतार बनाते थे, मतलब फ़ोटोज़ बनाते थे। बच्चे सेलेक्ट करेंगे कि मैं ये वाला शक्ल बनाना चाहता हूँ, कोई चीज़ आप अपनी फ़ोटो डालना चाहते हैं, अपनी शक्ल नहीं डालना चाहते, आप कार्टून की फ़ोटो डालना चाहते हैं, तो वो ये बनाती थी। IMVU हैड ए टेरिफिक बिजनेस प्लान फ्रॉम द आउटसेट। और IMVU का जो बिजनेस प्लान था वो कमाल का था शुरू से ही। एरिक नोज बिकॉज ही रोट इट। और एरिक को पता था कि बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, इसमें पैसे बहुत आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही लिखा था। इट वॉज 50 पेजेस ऑफ जस्ट द मोस्ट एलिगेंट प्रोज। उन्होंने 50 पेज का बिजनेस प्लान लिखा था, खूबसूरत प्रोज लिखा था कि क्यों ये बिजनेस प्लान खूब काम करेगा। एरिक सेज विथ डाटा सोर्स्ड फ्रॉम द US census and all of this analysis, it was just like you would weep to read it. बोलते हैं मैंने छोटा मोटा चीज़ नहीं लिखा था, मैंने US census से डाटा लिया था। मतलब जानते हैं US census क्या है? US सेंसस? सेंसस हर 5 या 10 साल में गिनती होती है पॉपुलेशन की। लोग घर घर जाते हैं, पूछते हैं आप घर में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, कितनी उम्र है। जो आपको पता है आज दुनिया में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, तो कैसे पता चलता है? तुक्के से नहीं, वो सेंसस होता है, जाके गणना, जनगणना बोलते हैं। तो इसने जो अपना बिजनेस मॉडल बनाया था वो जनगणना से लेकर के डाटा लिया था। ही सोर्स्ड
हिज डाटा सोर्स फ्रॉम US सेंसस एंड ऑल ऑफ दिस एनालिसिस, और उसमें से ढेर सारा एनालिसिस लिया था कि किस टाइप के लोग होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, नाटे होते हैं, चौड़े होते हैं, सब अंदाजे से नहीं, सेंसस से लिया था। इट वॉज जस्ट लाइक, बोलते हैं अगर आप मेरा बिजनेस मॉडल देख लेते ना तो आप उसको पढ़ने के लिए आंसू आ जाते हैं आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं, मतलब रोते आप पढ़ने के लिए। बट देयर वॉज अ स्मॉल प्रॉब्लम, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी बस, कस्टमर्स। एरिक नीडेड टू एक्चुअली बाय हिज प्रोडक्ट, डिडंट रीड हिज बिजनेस प्लान। जो एरिक के जो थे ना कस्टमर्स, वो उसका बिजनेस प्लान नहीं पढ़ने वाले थे, उनको उसका प्रोडक्ट खरीदना पड़ता। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी बोले मेरे पास परफेक्ट मोबाइल फ़ोन बनाने का बिजनेस प्लान है, लीजिए। कस्टमर क्या बोलेंगे, फ़ोन कहाँ है? तो कस्टमर चाहिए थे इनको। एंड दे डिडंट हैव बिहेव द वे हिज प्लान्स प्रेडिक्टेड दे वुड। और कस्टमर्स वैसे बिहेव नहीं करते हैं जैसा हम लोग प्लान करते हैं, कि हम सोचते हैं कि ये कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट को देखेंगे तो पगला जाएंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता। बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्च एरिक हैड स्पेंट मेनी लॉन्ग नाइट्स कोडिंग ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग जस्ट राइट। प्रोडक्ट का लॉन्च होने से पहले एरिक ने बहुत ढेर सारी रातें बिताई कोडिंग करते हुए, ताकि हर चीज़ परफेक्ट बना सके। इवन सो जस्ट बिफोर इट वेंट लाइव ही वरीड दैट समथिंग वुड गो रॉन्ग। और कल लॉन्च होने वाला है, लेकिन फिर भी आज रात को परेशान है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया तो। लाइक मे बी क्राउड्स ऑफ पीपल वुड डाउनलोड द सॉफ्टवेयर एंड क्रैश देयर सर्वर। उसको लग रहा था यार कल ना मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, मेरा कोड, और लाखों लोग डाउनलोड करेंगे और मेरा सर्वर ही क्रैश हो जाएगा, तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी। एरिक्स सॉफ्टवेयर डिडंट क्रैश। एरिक का सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं हुआ, एक भी सिंगल कंप्यूटर भी क्रैश नहीं हुआ, बिकॉज नोबडी डाउनलोडेड इट, क्योंकि किसी ने डाउनलोड ही नहीं किया उसका प्रोडक्ट। एकदम हमारे प्रोडक्ट की तरह है। हमारे डीके ब्रेन्स, कम से कम हमारे पास 2 4 10 लोग तो हैं, उनके पास तो वो भी नहीं था। वी डिडंट सेल अ सिंगल कॉपी। हमने एक भी कॉपी अपने प्रोडक्ट की नहीं बेची। नोबडी इवन ट्राइड टू फॉर फ्री। बोलते हमने फ्री में दिया, फिर भी किसी ने ट्राई नहीं किया। दिस फेलियर, while catastrophic in the moment, gave Eric the critical insight to develop what would become the signature theory. ये जो उसके लिए फेलियर था, उसके लिए उदासी नहीं बना, उसने एक बहुत नई चीज़ खोजी और एक सिग्नेचर थियरी बन गया। आज वो थियरी पूरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। His company had built a product based on assumption so far off the mark that 6 months of coding was wasted. उसकी कंपनी जो उसने कोडिंग की थी 6 महीने की कोडिंग की थी, और अकेले नहीं, कई लोगों के साथ मिलकर के, और इस एजम्पशंस पे कि ये परफेक्ट बिजनेस हमारा जो है, परफेक्ट प्रोडक्ट है, वो लोग खरीदेंगे, एजम्पशन था। द क्वेश्चन दिस एक्सपीरियंस स्पार्क फॉर एरिस वॉज हाउ कुड वी हैव फाउंड आवर एजम्पशंस वर रॉन्ग सूनर। तो एरिक का क्वेश्चन ये था कि यार जो 6 महीने बाद हमको पता चला कि हमारा प्रोडक्ट गलत है, ये हम पहले कैसे मालूम कर सकते थे कि हमारे कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, और पहले। As Eric had and his team, still reeling from the failure, sifted through usability tests, they came to understand the mistakes they would made, and they pivoted their strategy. उसके बाद उनकी टीम फेल तो हो गई, लेकिन अपना डाटा को खोजना शुरू किया, यूजिबिलिटी टेस्ट करना शुरू किया। आप लोग करते हैं डीके ब्रेन्स की यूजिबिलिटी टेस्ट? नहीं करते ना? थैंक यू, मैं आपका दिल से एहसानमंद हूँ कि आप लोग मेरे वेबसाइट को नहीं खोलते और कभी नहीं देखते। आप उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम डिसाइड करते हैं करने के लिए, जैसे यूट्यूब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खुद की वेबसाइट है भाई। यूट्यूब पे जो देखते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप यूट्यूब पे जो देखते हो वो अपने नॉलेज के लिए देखते हो, उसी चीज़ को आपको वेबसाइट पे देखना है कि अगर वेबसाइट पर वो वीडियो चल रही है तो चल रही है कि नहीं चल रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक तरह से आप जा कर के पड़ोस वाले के घर में सोते हैं और अपना घर बन रहा है, उसको जाके देखते नहीं। डीके ब्रेन्स हमारा मेन वेबसाइट है। अभी पता नहीं था आपको ना, तो कह रहे हैं कि हम अपने वेबसाइट, अपने प्रोडक्ट का यूजेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे, और तब समझ में आया कि हमने मिस्टेक क्या किया, और फिर हमने अपने स्ट्रैटेजी को पिवट किया। क्या किया? पिवट किया। इवेंचुअली दे गॉट इट राइट, और फाइनली उन्होंने अपना काम सही कर लिया। देयर अवतार्स कॉट ऑन, उनके जो अवतार्स थे खट करके हिट हो गए, एंड कंपनी स्टार्टेड टू स्केल, और उनकी कंपनी बड़ी होने लगी। बट दोज लॉस्ट 6 months रियली स्टक विद एरिक। लेकिन वो 6 महीने जो बर्बाद हो गए थे, वो एरिक को आज भी मतलब चिपक गए। उसके दिमाग में रह गया कि मैं कैसे जल्दी मालूम कर सकता था।
What bothered him most wasn't that they got the product wrong, it was how much time and effort had been wasted building it. उसको जो चीज़ परेशान करी थी वो ये नहीं कि उसका प्रोडक्ट ख़राब था, गलत था, उसको ये समझ में आ रहा था कि मेरा 6 महीने बर्बाद हो गया. Many of us tend to believe that in order to do something well, you must do it slowly, carefully and privately. हम में से बहुत से लोगों को ये लगता है, हम लोग बिलीव करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा करना है तो उसको धीरे धीरे करना है, केयरफुली करना है और अकेले करना है, प्राइवेटली करना है. That means taking some time to refine it and not unveiling it to the world until it is perfect. इसका मतलब ये है कि अपने प्रोडक्ट को और खूबसूरत बनाओ, पब्लिक के सामने से डाल मत दो, थोड़ा सा अच्छा बनाओ. As aphorism goes, you get one chance to make the first impression. जैसे कि एक बहुत क्लीशे लाइन है, एफोरिज्म है कि जब कुछ काम करना है ना, ज़िंदगी में एक ही बार मौका मिलता है, एक बार अच्छे से नहीं किया तो गया मौका. That may have its place in the arts. ठीक है, ये बात सही है, लेकिन ये आर्ट्स में सही है. आप किसी की पेंटिंग बना रहे हो, गाना गा रहे हो, तो मेरी तरह मत गाइए, गरिमा की तरह गाइए, परफेक्ट गाइए. हाँ, नहीं, अच्छा वाला. The suffering poet alone in the garnet laboring over placement of the commas, but for startups it is a bad strategy. अगर आप एक पोएट हैं, सिंगर हैं, अगर आप एक पेंटर हैं, क्रिएटिव आदमी हैं, तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा काम करिए. जैसे वैभव की शुरुआत की फिल्म्स मत देखिए, बाद वाली देखिए, वो अच्छी हैं, उस पर काम किया गया है. लेकिन एक स्टार्टअप के लिए ये स्ट्रैटेजी ख़राब है कि हम बाद में अच्छा करके तब दिखाएंगे. द प्रॉब्लम इज़ दैट वॉट यू थिंक यू नो अबाउट द कस्टमर्स, वॉट कस्टमर्स वॉन्ट, about what will work and won't work in the real world is often based on untested assumptions. प्रॉब्लम ये है कि आप जो सोचते हैं कि कस्टमर्स के साथ क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, ये सब के सब अनटेस्टेड एजम्पशंस पे बेस्ड है. आपको पता नहीं कि क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा. द सोल्यूशन, टेस्ट दोज एजम्पशंस एज क्विकली एज पॉसिबल. तो सोल्यूशन क्या है? अपने एजम्पशंस को टेस्ट करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. टू डू दैट यू मस्ट बी विलिंग टू शेयर योर इम्परफेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड. उसको करने के लिए आपको अपने इम्परफेक्ट वर्क को, जो अभी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको दुनिया के सामने ले जाइए वेरी अर्ली ऑन एंड कंटिन्यूसली देयर आफ्टर टू गेट फास्ट फीडबैक. और फिर उसको बार बार दिखाइए ताकि उनसे फटाफट फीडबैक मिले. इसीलिए जो इंटरनेट के प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमेशा लिखा जाता है V1, 0.1, 0.2, वर्जन 1, बीटा वर्जन, मतलब एक ट्रायल वर्जन है. उसके बाद जब अपडेट आता है, फिर अपडेट आता है, आज तक अपडेट आ रहे हैं. आप देखना यूट्यूब के जो ऐप है उसके नीचे लिखा है अपडेट नंबर 18.1, 18.2. मतलब वो शुरू में एक ट्रायल वर्जन था, अभी तक उनका ट्रायल वर्जन चल रहा है. इसका एक नाम है, इस चीज़ को एरिक ने नाम दिया है, सुन लीजिए, याद कर लीजिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. वायबल क्या होता है? मिनिमम तो सब जानते हैं, प्रोडक्ट भी जानते हैं. वायबल क्या होता है? मार्केट में जैसे आपका छोटा सा बच्चा है, वो भी चल फिर नहीं पा रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लो, चलने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, आप घर से बाहर निकालो, जा कुछ काम करके, फिर जाएगा, मार और खा के आएगा, बोलो अच्छा मार खा के आए. हाँ, ये है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. जैसे ही आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा चलने को तैयार हो जाए, आप मार्केट में लॉन्च कर लो फीडबैक के लिए, फिर रीइटरेट करते रहो, उसको फिर अपग्रेड लेते रहो. द मोस्ट बेयर बोन्स लीस्ट पॉलिश्ड वर्जन, ये है मोस्ट बेयर बोन्स, मतलब बस हड्डी हड्डी बनी है. लीस्ट पॉलिश्ड वर्जन, अभी तक उसमें बिल्कुल पॉलिश वॉलिश नहीं किया है, ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस. ये आपका प्रोडक्ट का पहला वर्जन है जो अपने हाइपोथेसिस को, अपनी थियरी को टेस्ट करने के लिए आप मार्केट में डाल रहे हैं. इन्होंने 6 महीने तक नहीं किया था, अपने प्रोडक्ट को मोटा, ताज़ा, अच्छा, खूबसूरत बनाकर डाला मार्केट में, कोई नहीं यूज़ किया. उनको शुरू में डालना चाहिए था. द स्कैची टेक्नोलॉजी वॉज न्यू एट द टाइम, बट एज एरिक रेडली एक्नॉलेजेस, हिज टेस्ट एंड लर्न थियरी इज डिराइव्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड. बोलते ये चीज़ जो हमने टेक्नोलॉजी के लिए किया, ये उसके लिए तो नहीं थी, हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन ये वैसे साइंस की दुनिया में बहुत पुरानी है. विच डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज़, ये पिछले 100-150 सालों में डेवलप हुई है. वी आर नॉट ब्रेकिंग एनी रियली न्यू ग्राउंड्स हियर, ही सेज, वी आर जस्ट अप्लाइंग दोज लेसन्स टू बिजनेस. बोलते हमने कोई नई खोज नहीं की है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के, हम बहुत ही पुरानी खोजों को फिर से बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं.
It's worth noting that Eric's approach is not just about learning, it is about how you respond to what you have learned, achieving perfect through iteration. ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप नोट करें कि एरिक का जो अप्रोच है वो खाली लर्निंग के बारे में नहीं है कि आपको कस्टमर्स को सीखना समझना पड़ेगा, नहीं, ये है हाउ टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू लर्न, कि आपने जो आज सीखा उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं. देखिए, पता है मुझे आज गुस्सा क्यों आया, और मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद कर रहा हूँ. मुझे गुस्सा इसलिए आया कि जब हमको किसी सिचुएशन के बारे में कुछ पता चलता है तो हमको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं. नहीं समझे? आपको पता चला कि बड़े पापा का अकाउंट्स का काम होना है, और मैं आज गुस्सा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ मैं परेशान हूँ और वो होना है, और आप इसका रिस्पॉन्ड करें होना है, कल बात करते हैं, फिर वो कल कभी नहीं आता. इट इज़ अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू वॉट यू हैव लर्नड. ये खाली कुछ नया सीख लिया, हम लोग रोज़ नया सीखते हैं यहाँ पे, उसके बाद उससे हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हमारी लाइफ में क्या चेंज आता है. परफेक्ट थ्रू इटरेशन. कैसे आप आज आपने मार्केट में अपना प्रोडक्ट डाला, कस्टमर से एक रिव्यू दिया, तुरंत अपने प्रोडक्ट को चेंज करिए. मैंने आज ही ये रिव्यू लिया है, एक कस्टमर को मैंने गलती से बोल दिया था कि हम लोग, आप चिंता मत करिए. उनके मुंह से मैंने सुना, सर आपके बहुत ज़्यादा वीडियोस होते हैं, हर कोर्स में 200 300 वीडियोस होते हैं. मैंने कहा चिंता मत करिए मैडम, हम आपको समरीज भी देंगे. आज वो मुझसे पूछने लगी, आधे घंटे से पूछ रही थी समरीज कहाँ है, 2 समरीज. खट से मैंने सुना, क्या किया, समरीज बनाना शुरू किया. हाउ यू रिस्पॉन्ड टू वॉट यू हैव लर्नड. As with scientific methods, it involves assessing the result of your experiment and asking, did it bear out my hypothesis? ठीक यही चीज़ एक्सपेरिमेंट में करते हैं. अगर किसी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं और केमिकल्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो आप पूछते हैं केमिकल डालकर, क्या ये वो रिजल्ट लाया जो मैं चाहता हूँ. डिड इट बेयर आउट माई हाइपोथेसिस. क्या जो मेरी हाइपोथेसिस थी वो काम कर रही है, और डू आई नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स, या मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे. In the business world, those adjustments might be as small as adding a feature or big as pivoting your entire strategy. और बिजनेस की दुनिया में ये जो एडजस्टमेंट होता है, ये हो सकता है कि यार ये जो ऐप है ना, उसका ये रंग हटा करके ये रंग बना दो, एक छोटा सा कोई फीचर. या ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से नया बिजनेस करो, स्ट्रैटेजी बदल दो, पिवोट कर दो. बाय द वे, एरिक इज द पर्सन हु पॉपुलराइज द न्यू ऑब्लिगेटस टर्म पिवट, विच वी विल कवर इन चैप्टर 8 आर्ट ऑफ पिवट. बाय द वे, हम आपको बता दें, एरिक वही आदमी है जिसने बिजनेस में पिवट वर्ड को पॉपुलराइज किया, और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी आर्ट ऑफ पिवट. एरिक क्विकली पुट हिज थियरी इनटू प्रैक्टिस एट IMVU. तो जो भी चीज़ें एरिक ने सीखी उसने फटाफट प्रैक्टिस में डाला IMVU में, वेयर हिज इंजीनियर्स स्टार्टेड शिपिंग कोड मोर फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स मल्टीपल टाइम्स अ डे, टू गेट प्रोडक्ट अपडेट यूजिंग यूजर्स हैंड्स. और कभी कभी तो इनके इंजीनियर्स अपने प्रोडक्ट को खाली, अभी तो आप देखेंगे अपडेट आता है फ़ोन में, कब आता है, 15-20 दिन में, महीने भर में एक बार आता है. लेकिन शुरुआत के दिनों में इनके इंजीनियर्स रोज़ के 3-4-5 अपडेट डालते थे, चेक करने के लिए, तो फीडबैक लेने के लिए. मल्टीपल टाइम्स अ डे टू गेट द प्रोडक्ट अपडेट यूजर्स हैंड के. आपने यूजर्स डालना यूज़ करना शुरू किया तो क्या हो रहा है. हिज टीम वुड देन स्टडी द डाटा ऑन हाउ दोज यूजर्स रिस्पॉन्डेड. और उसके बाद उनकी टीम स्टडी करती थी डाटा के साथ. आपको पता है बैक एंड में हमारे जो कोडर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो देखते हैं कि आप किस जगह पे बटन दबा रहे हैं. थर्मल टेस्टिंग होती है कि आप ऐप खोलते हैं, आपका बटन शायद ऊपर है लेकिन आपका हाथ नीचे जा रहा है, तो उनका कोडर्स का काम है कि वो बटन को नीचे रखें, क्योंकि ऊपर ले जाना हाथ मुश्किल है. इसलिए आपका स्टीव जॉब्स क्या बोलता था, 3 क्लिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी ऐप में. अगर 3 क्लिक से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ऐप बेकार है. और कहाँ से पता चला, उसने कभी 1 क्लिक दबाया, 2 क्लिक, 3 क्लिक, अरे यार कब खुलेगा, ऐसा उसको फीलिंग आया होगा, तब जाकर इंजीनियर को बोला 3 क्लिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और यही चीज़ जेफ बेजोस बोलता है सिंगल क्लिक बाय, कि जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार क्लिक मत कराओ. ऐसा करो कि क्लिक किया और सामान आ गया, कम से कम क्लिक होना चाहिए. इसके ऊपर तो बहुत केस भी चल रहा है, उसने पेटेंट कराए थे इस आइडिया को.
बाद में केस हुआ था। तो वो चाहते थे यूज़र से फटाफट फीडबैक लेके अपने ऐप को और अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करें। हिज टीम वुड देन स्टडी द डाटा ऑन हाउ प्रिटी सून द डिस्टेंस फ्रॉम हाइपोथेसिस टू एक्सपेरिमेंट टू रिजल्ट गॉट शॉर्टर एंड शॉर्टर। और बहुत जल्दी आपके हाइपोथेसिस से एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट, हाइपोथेसिस से एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट का जो टाइम था वो कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। मतलब जो आप सोच रहे थे क्या सही में वो होगा, इसका टाइम 6 महीने जो लगा उससे कम हो गया, बहुत कम हो गया। हिज कंपनी स्टार्टेड टू स्केल, और इसी की वजह से उसकी कंपनी बड़ी होती गई, कस्टमर्स बढ़ने लगे। बट वन थिंग नैग्ड एरिक, लेकिन एक चीज़ ने एरिक को बहुत परेशान किया। आर वी स्टार्टिंग टू डू थिंग्स इन अ वेरी अनयूजुअल वे? इट क्लियरली वर्क्स बट नो वन इन द कैन अंडरस्टैंड वाई, एरिक रिकॉल्स। इट ड्रोव आवर एम्प्लॉयज़ क्रेजी एंड आवर इन्वेस्टर्स क्रेजी। एरिक को लगा यार जो हम कर रहे हैं ना, परफेक्ट प्रोडक्ट बना के नहीं डाल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। इसकी वजह से उसके कस्टमर्स और उसके एम्प्लॉयज़ क्रेजी होने लगे, पगलाने लगे, क्या कर रहे हो। ऐसे ही ऐसे कार की कंपनी ढांचा बना के भेज रही है, उसके बाद कुछ दिन बाद छत भेज रही है, कुछ दिन बाद सीट कवर भेज रही है। अरे हम भूल गए, पेट्रोल वाला तो भूल ही गए थे, लो पेट्रोल भी डाल लेना। ऐसा कुछ प्रोडक्ट क्यों बना रहे, वो पागल होने लगे। Eric knew he had to be able to codify and fully explain why behind his new approach. एरिक को पता चल गया कि मुझे ना अगर अपने लोगों को समझाना है तो क्यों कर रहे हैं ये चीज़ साफ साफ बतानी पड़ेगी। So he did something that took him from startup founder to movement leader. तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से केवल एक बिजनेस का, स्टार्टअप का फाउंडर नहीं रह गया, वो बन गया मूवमेंट लीडर। ये क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? जो गांधी जी चलाते थे। एग्जैक्टली, फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई। तो बन गया इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट आदमी जो चीज़ें बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, मूवमेंट लीडर। He took these ideas about adapting a scientific experiment-based methods to launching new products and businesses and began to dig deeply into the research. उसने ये चीज़ जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो रिजल्ट होता है, जो साइंस में होता है, उस चीज़ को अगर हम प्रोडक्ट में और बिजनेस में डालते हैं, उस चीज़ को खूब और खोदना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। एरिक पुल्ड फ्रॉम द वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज, उसने ढेर सारे अलग अलग जगह से नॉलेज इकट्ठा किया। फ्रॉम मैनेजमेंट आउट थियरिस्ट टू मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, मैनेजमेंट के जो थियरिस्ट होते थे, जो लिखते थे किताबें मोटी मोटी, उनसे लेकर के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो मिलिट्री के स्ट्रैटेजी बनाते हैं उनसे, टू टोयोटाज लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। टोयोटा का सेम चीज़ अप्लाई करता है टोयोटा भी, उसको बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसीलिए टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत सक्सेसफुल हैं। विच आइडेंटिफाइज एंड एलिमिनेट्स वेस्ट एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। और ये सब क्या करती हैं? आइडेंटिफाई करती हैं और एलिमिनेट करती हैं वेस्ट एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। देखती है कहाँ पर वेस्ट हो रहा है और वहाँ से उसको हटाती हैं, कहाँ वेस्ट हो रहा है उसको हटाती हैं। अगर एक कार बन रही है और उसमें कहीं पर वेस्टेज हो रहा है, मालूम पड़ा 100, 200, 500, 1000 कार बन गई और वेस्टेज पता ही नहीं चला, उसको तुरंत जैसे आपको मालूम पड़ा आज पीछे वाली कार में वो नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मतलब पतला दूल्हा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग। देन ही अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसके बाद जो कुछ भी उसने सीखा उसको सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करना शुरू किया। द वे A scientist might observe a drug effect on one species and apply that learning to another. ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक साइंटिस्ट दवाई को ट्राई करता है एक जानवर पे, बंदर पे या चूहे पे, और वहाँ पर जब सक्सेसफुल होता है तब जाकर के वो कहाँ अप्लाई करता है? इंसान पे। इन द मिड्स ऑफ दिस रिसर्च एरिक लेफ्ट IMVO, और इसी बीच में उसका जो रिसर्च चल रहा था उसमें उसने IMVO को छोड़ दिया। बिकेम एन एडवाइज़र टू अदर स्टार्टअप्स, और उसने दूसरी दुनिया के दूसरे स्टार्टअप्स को एडवाइज़ करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो बिगैन राइटिंग ब्लॉग पोस्ट, उसने ब्लॉग भी लिखना शुरू कर दिया एनोनिमसली, बताता नहीं था नाम बट लिखता था। एंड इवेंचुअली दीज पोस्ट बिकेम द बेसिस ऑफ हिज बुक, और बाद में यही चीज़ें जो लिखता था वो उसकी किताब बन गई। इट अराइव्ड एट एग्जैक्टली द राइट टाइम, और एकदम सही समय पर वो किताब आई। इन द वेक ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, वो आई 2008 के मंदी में, जब दुनिया भर में गरीबी आ गई थी। एंटरप्रेन्योर्स नीडेड टू अचीव लिफ्ट ऑफ विदाउट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल और ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट टाइम। 2008 में पैसे नहीं थे लोगों के पास, तो लोग चाहते थे यार कम पैसे में कैसे प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए 6-6 महीने का टाइम लगता है, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगता है। और किताब आ गई, कोई ज़रूरत नहीं है, कम पैसे में अर्ली स्टार्टअप बनाओ, अर्ली प्रोडक्ट बनाओ, लॉन्च करो, फीडबैक लो और उसके बाद चीज़ें को चेंज करो। लीन स्टार्टअप बुक पढ़िए, ब्लू वाली ऊपर, नहीं नीचे ही है। हाँ, more importantly it became a handbook for new way of doing business. लेकिन सबसे important ये जो उसकी किताब थी, ये बिजनेस को नए तरीके से करने के लिए एक तरह की हैंडबुक हो गई, टेक्स्ट बुक हो गई। तो ये था
कल थोड़ा सा इसी में से हम इसी एग्जाम्पल को, नए एग्जाम्पल को लेंगे और उसमें हमारे एक सिलिकॉन वैली की बहुत फेमस फाउंडर आने वाले हैं। उनका नाम मैं बताऊंगा, लेकिन उनकी कंपनी बताएंगे अश्रवण। कल पढ़ने वाले हैं मार्क जकरबर्ग को। किसको? कौन है? कौन सी कंपनी है इनकी? आइशा। फेसबुक कंपनी खत्म, नई कंपनी है अब। उसने 2 कंपनी और खरीदी है। मेटा। अरे वाह बेटा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।